नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हम एक बहुत प्यारा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, चक्रवात एवं प्रति चक्रवात। तो ये क्या होते हैं, चक्रवात क्या है, प्रति चक्रवात, और अभी तक इनसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ऊपरी वायु में व्यापारिक पवनों के तापमान व्युत्क्रमण साधारणतः जुड़े होते हैं, और ये आपका 2025 में क्वेश्चन पूछा गया। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है 2025 का। इसमें क्या चीजें आपकी सही हो सकती हैं, तो जल्दी आप इसको स्टडी करें, रीड करें और बताएं कि इसका सही आंसर क्या आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को बिल्कुल नए अपडेशन तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहां पर हमें यह क्लियर करना है कि इसका मीन्स क्या होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना होगा। पहला यहां पर जो दिया हुआ है वो तापीय व्युत्क्रमण के बारे में दिया हुआ है। तो पहली चीज आप देखेंगे तो यहां पर आपको टारगेट किया जा रहा बेटा किसके बारे में, तापीय व्युत्क्रमण को टारगेट किया गया। तो पहले तो आपको ये तापीय व्युत्क्रमण को याद रखना होगा कि ये तापीय व्युत्क्रमण क्या होता है। दूसरा यहां पर जो आपसे पूछा जा रहा है वो व्यापारिक पवनों के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको ये दो चीजें बिल्कुल क्लियर कट याद होनी चाहिए कि तापीय व्युत्क्रमण क्या है और व्यापारिक पवनें क्या होती हैं। तो जब हम व्यापारिक पवनों की बात करते हैं तो ग्लोब पर आपको 0 डिग्री से, जब आप पृथ्वी के ग्लोब पर जाएंगे तो इस ग्लोब पर 0 डिग्री से उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब के बीच में जो पवनें चलती हैं, इन पवनों को हम व्यापारिक पवनों के नाम से जानते हैं। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि ये उष्ण क्षेत्र में चलने वाली हवाएं हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें ये तो क्लियर हो गया कि जो पवन की बात की जा रही है वो एक ट्रेड एरिया की बात, सॉरी ट्रॉपिकल जोन की बात की जा रही है। दूसरा यहां पर क्या होता है कि जब पृथ्वी की सतह से, ये कंडीशन होती है कि जब पृथ्वी की सतह से हम ऊपर की ओर जाते हैं तो हाइट बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है। इस कंडीशन को नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से जाना जाता है। अब जब यहां से रेडिएशन ऊपर उठता है तो तापमान ऊपर की ओर बढ़ता है, यहां पर बनता है आपका लो टेम्परेचर। तो सतह के नीचे क्या हो जाता है, लो टेम्परेचर, ऊपर होता है हाई टेम्परेचर, सॉरी उल्टा हो गया। तो इस सतह के नीचे रहेगा आपका हाई टेम्परेचर, ऊपर बनेगा लो टेम्परेचर। अब यहां से जब वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी तो इस हाई टेम्प जब ये हवा ऊपर चली जाएगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका एक लो प्रेशर के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक लो प्रेशर का जोन बन जाएगा और ऊपर बन जाएगा आपका हाई प्रेशर। तो यानी कि ये सेंटर ऑफ क्या बन गया, आपका लो प्रेशर बन गया। तो जब केंद्र में निम्न वायु दाब का केंद्र बनता है तो इस कंडीशन को कहते हैं चक्रवात। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है आपकी, चक्रवात। क्योंकि चक्रवात का जो संबंध है वो सेंटर जो होता है, हमेशा चक्रवात में जब भी सेंटर बनेगा वो आपका लो प्रेशर से का बनेगा, जहां से परिधि से हवाएं किधर जाएंगी, केंद्र की ओर जाएंगे और केंद्र की हवा ऊपर की ओर उठेगी। तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है बेटा चक्रवात। लेकिन जब पृथ्वी की सतह से हम ऊपर जाते हैं और अगर तापमान बढ़ने की जगह घटने की जगह तापमान में वृद्धि होती है तो इस कंडीशन को कहा जाता है थर्मल इन्वर्जन, यानी कि तापीय व्युत्क्रमण। तो क्या कहा जाता है बेटा, इसको तापीय व्युत्क्रमण के नाम से जाना जाता है। यानी कि सतह से ऊपर जाने पर टेम्परेचर में क्या आती है, कमी आती है, तो तापीय व्युत्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो जब सतह से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर और नीचे क्या हो जाता है, लो टेम्परेचर। यानी कि जब गर्म हवा ऊपर चली जाएगी और नीचे क्या हो जाएगी, इस क्षेत्र में ठंडी वायु प्रवेश करेगी तो लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर में बेटा क्या बनता है, हाई प्रेशर, और हाई टेम्परेचर में बनता है लो प्रेशर। तो इसका मतलब जो सेंटर बनेगा हाई प्रेशर का, तो हवाएं केंद्र से किधर जाएंगी, बाहर की ओर जाएंगी। तो इसको कहते हैं प्रति चक्रवात। क्या बोला जाता है बेटा, प्रति चक्रवात के नाम से जाना जाता है, यानी कि एंटी साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। तो चक्रवात का संबंध निम्न वायु दाब के केंद्र से होता है, जबकि प्रति चक्रवात का संबंध उच्च वायु दाब के केंद्र से होता है। तो तापीय व्युत्क्रमण की स्थिति में प्रति चक्रवात बनता है, सामान्य ताप ह्रास की स्थिति में चक्रवात बनता है। तो अब आपका जो क्वेश्चन है वो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो यहां पर पूछा गया तापीय व्युत्क्रमण, यानी कि आपको फाइंड आउट करना है प्रति चक्रवात। और दूसरा ये पूछा गया व्यापारिक पवने, यानी कि आपको ढूंढना है उष्ण, क्योंकि चक्रवात भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उष्ण चक्रवात और एक होता है शीतोष्ण चक्रवात।
तो क्वेश्चन में जो हिंट दी गई है, पहले बेटा आपको उष्ण फाइंड आउट करना है और फिर आपको ये देखना है कि चक्रवात है या प्रति चक्रवात है। तो यहां पर आपको उष्ण प्रति चक्रवात यानी कि एक गर्म प्रति चक्रवात के बारे में पूछा जा रहा है। चक्रवात भी दो तरीके का होता है, उष्ण और शीतोष्ण चक्रवात। तो पहले ऑप्शन में क्या दिया हो उसको देखते हैं। तो पहला ऑप्शन में जेट धाराएं दी हुई है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में गर्म चक्रवात, तो चक्रवात नहीं होगा, ये प्रति चक्रवात होगा। उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में गर्म प्रति चक्रवात, ये ऑप्शन सही लग रहा है। गर्म हवाओं के ऊपर ठंडी हवाओं के गमन से, तो गर्म हवा के ऊपर ठंडी हवा नहीं बल्कि ठंडी हवा के ऊपर क्या है, गर्म हवा है। तो ये स्टेटमेंट वैसे ही गलत है। तो आपका जो सही आंसर आएगा वो सी आंसर आएगा, क्योंकि इसमें उष्ण भी दिया हुआ है यानी कि गर्म भी दिया और प्रति चक्रवात भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन। तो ये क्या है, आपसे पूछा जा रहा है शीतोष्ण चक्रवात के बारे में। शीतोष्ण चक्रवात, तो याद रखना जब भी हम चक्रवात की बात करते हैं तो चक्रवात को यानी कि दो तरीके से हम पढ़ते हैं। तो चक्रवात आपके दो प्रकार से बनते हैं, एक कहलाते हैं उष्ण चक्रवात और एक बेटा कहलाते हैं शीतोष्ण चक्रवात। चाहे कोई भी चक्रवात हो, चक्रवात का संबंध हमेशा सेंटर ऑफ लो प्रेशर से रहेगा। तो इसमें भी सेंटर ऑफ लो प्रेशर बनता है और ये भी सेंटर ऑफ लो प्रेशर में बनता है। पूरे ग्लोब का जब हम अध्ययन करते हैं, पूरी पृथ्वी का अध्ययन करोगे तो इस पृथ्वी के सेंटर में अगर आप देखोगे तो ये 0 डिग्री की रेखा है। 0 डिग्री के ऊपर आपका ट्रॉपिकल जोन, ये कर्क और मकर रेखा के बीच में सामान्यतः हमें मिलता है। तो यहाँ पर जो बेल्ट बनता है ये आपका उष्ण बेल्ट बनता है। कौन सा बेल्ट बनता है, उष्ण बेल्ट बनेगा। तो इस क्षेत्र में जो चक्रवात आएंगे वो कहलाएंगे आपके उष्ण चक्रवात। कौन से, क्योंकि ये आपका जो है वो है आपका सेंटर ऑफ लो प्रेशर। क्या बनता है, सेंटर ऑफ लो प्रेशर यानी कि इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। यहां पर जो बनता है वो हाई प्रेशर बनेगा। तो यहां पर जो आएगा वो प्रति चक्रवात की स्थिति पैदा होगी। यहां पर क्या पैदा होगी, प्रति चक्रवात की स्थिति पैदा होगी, क्योंकि ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब है। तो यहां पर प्रति चक्रवात बनेगा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब के अंदर। लेकिन इसके ऊपर जब हम जाते हैं शीतोष्ण वाले बेल्ट के अंदर आप जाओगे तो यहां पर आप देखोगे एक बेल्ट हमारा बनता है लगभग 50-60 डिग्री के बीच में, यहां पर भी बनता है। ये आपका बेल्ट कहलाता है, ये तो आपका उपोष्ण बेल्ट हो गया। इस बेल्ट को कहा जाता है उपध्रुवीय। क्या बोला जाता है इसको, उपध्रुवीय हाई प्रेशर, सॉरी लो प्रेशर बेल्ट। ये भी क्या होता है, उपध्रुवीय लो प्रेशर का बेल्ट होता है। ये भी एक लो प्रेशर का बेल्ट, सेम नीचे बनेगा एक लो प्रेशर। तो इस लो प्रेशर में फिर से क्या बनेगा, आपका चक्रवात बनेगा। लेकिन ये जो चक्रवात होगा ये ठंडी जगहों पर बन रहा है, तो इसको एक शीतोष्ण चक्रवात। और एक चीज और आपको नई यहाँ पर सीखनी है कि ये जो होते हैं ये ताप जनित होते हैं, यानी कि इनका जो निर्माण है वो ताप जनित हो रहा है। और ये आपकी एक यांत्रिक क्षेत्र में बनने वाले ये यांत्रिक चक्रवात होते हैं। तो शीतोष्ण चक्रवात एक तरीके का डायनेमिक बेल्ट में बनता है और उष्ण चक्रवात एक तरीके से आपके थर्मल बेल्ट के अंदर बनता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बनेंगे वो शीतोष्ण चक्रवात बनेंगे, यहाँ पर जो बनेंगे वो आपके उष्ण चक्रवात बनेंगे। अब क्वेश्चन क्या था उसको देखते हैं। तो शीतोष्ण चक्रवात के बारे में पूछा जा रहा है। ये चक्रवात सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर अग्रसर होते हैं। देखो एक चीज और समझो, ये चक्रवात की दिशा क्या होनी चाहिए इस चीज को समझे, क्योंकि यहां पर जो हवाएं चलती हैं, इस क्षेत्र में जो हवाएं चलती हैं वो आपकी बेटा चलती हैं पछुआ हवाएं। तो इस सेक्शन में जो हवाएं चलती हैं उनको क्या बोला जाता है, पछुआ हवाएं। और इस क्षेत्र में जो हवाएं चलती हैं उनको कहते हैं व्यापारिक पवनें। तो इसका मतलब होता है कि जो उष्ण चक्रवात है आपका, ये व्यापारिक हवाओं के क्षेत्र में आता है। यहाँ पर कौन सी हवाओं का प्रभाव पड़ता है, व्यापारिक पवन का प्रभाव पड़ता है। और जो शीतोष्ण चक्रवात होता है यहाँ पर आपका पछुआ का प्रभाव पड़ता है। तो पछुआ पवन का प्रभाव पड़ता है, और पछुआ पवन की जो दिशा होती है वो आपकी पश्चिम से पूर्व होती है और व्यापारिक हवन की जो दिशा होती है वो पूर्व से पश्चिम होती है। इसलिए चक्रवात जो है ये पूर्व से, यानी कि यहाँ पर जो चक्रवात बनेगा ये चक्रवात जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगा और जो शीतोष्ण चक्रवात है वो पश्चिम से पूर्व की ओर जाएगा। ये हमेशा चक्रवात की दिशा याद रखना। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये चक्रवात यानी कि शीतोष्ण चक्रवात पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते हैं। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही होगा। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण बताएंगे आप पछुआ पवन, क्योंकि पछुआ पवन पश्चिम से पूर्व में चलती है। तो ये आंसर आपका सही हो गया। कौन से कथन, कौन सा एक विशेषता है
केंद्र में वायुदाब 650 मिलीबार से भी कम होता है तो चक्रवात जो होगा ये आपका किससे बनेगा, लोएस्ट पॉइंट ऑफ सेंटर। तो सेंटर में लो प्रेशर होना चाहिए, तो 650 से कम लो प्रेशर आता है 1000 या 900 के लगभग ये होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। इसकी गति सामान्यतः उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से अधिक होती है, ये भी गलत होगा। इसकी गति जो है तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जो गति होती है वो ज्यादा होती है, शीतोष्ण की कम होती है। उत्पन्न होने के बाद ये पश्चिम की ओर अग्रसर होते हैं। ये पश्चिम की ओर नहीं होते बल्कि ये पश्चिम से किधर चलते हैं, ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। तो पश्चिम से पूर्व की ओर यानी कि ये पूर्व की ओर अग्रसर होगा, पश्चिम से तो आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो आपका सही जो स्टेटमेंट है वो केवल एक स्टेटमेंट आपका सही है, ये पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर चलते हैं। फिर आपका ये भी 2023 का क्वेश्चन है और ये आपका 2025 का ही क्वेश्चन था, बिल्कुल अपडेट क्वेश्चन है। यहां पर कुछ देश दिए हुए हैं और उनके साथ आपको कुछ मैच करने के लिए दिए गए, यानी कि जो चक्रवात हैं उनके कुछ नाम होते हैं। जैसे सामान्यतः हम भारत में जिसको चक्रवात पढ़ते हैं, उड़ीसा में जिसको शीतोष्ण चक्रवात के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर याद रखना है कि जो ऑस्ट्रेलिया, यूएस, नॉर्थ अटलांटिक और फिलीपींस जो देश दिए हुए हैं, यहां पर भी चक्रवात आते हैं, लेकिन उसको चक्रवात नहीं बल्कि अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आता है उसको विली विली के नाम से जाना जाता है, विली ही लिख लेना, तो इसको विली विलीज के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब है डी का आंसर हमारा 4 सेट होगा। तो यहां पर भी 4 दिया, यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है, तो ये ऑप्शन हटा देते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो अटलांटिक महासागर में आता है तो उसको हरिकेन के नाम से जाना जाता है, यानी कि बी का 1 होगा। तो यहाँ बी का 1 नहीं दिया है तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ बी का 1 दिया है, यहाँ बी का 1 नहीं दिया, तो आपका सी आंसर आ जाएगा। तो ए का 3 हो जाएगा। तो फिलीपींस में जो आता है उसको टाइफून बोलते हैं, यूएस में जो आएगा उसको टार्नेडो के नाम से जाना जाता है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो सी बिल्कुल सही आंसर, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कोल्ड एयर मास, तो कौन सा कोल्ड एयर मास नहीं है, कौन सी ठंडी वायु राशि नहीं है। तो वायु राशियां दो तरीके की होती है, या ठंडी या फिर गर्म। तो जैसे आर्कटिक में जाएंगे तो ये आपकी क्या होगी, एक ठंडी वायु राशि होगी। इसके अलावा आप जाएंगे तो मेराइन टाइम पोलर में जाएंगे तो ये पोलर दिया हुआ तो ये भी ठंडी होगी। मेराइन टाइम ट्रॉपिकल दिया हुआ तो ये आपकी एक गर्म वायु राशि होगी, और ये भी पोलर दिया हुआ तो ये भी ठंडी होगी। तो ये वैसे ही आंसर हमारा आ जाता है। तो ये आपका ए आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। तो समुद्री उष्ण कटिबंधी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, ध्रुवीय वताग्र सिद्धांत संबंधित है पोलर फ्रंट थ्योरी प्रवाल वित्तियों से, शीतोष्ण चक्रवात से, व्यापारिक पवनों की उत्पत्ति से, या शीतोष्ण कटिबंधी की उत्पत्ति से। तो पोलर फ्रंट थ्योरी जो है, ध्रुवीय वताग्र चक्रवात जो सिद्धांत है, ये आपका किससे संबंधित है। तो वताग्र जब भी आएगा तो वताग्र का संबंध आपका सामान्यतः शीतोष्ण चक्रवात ही याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेजर एरियाज ऑफ द फ्रंट जनरेशन इन नॉर्थ अमेरिका, इनमें से कौन सा क्षेत्र उत्तरी अमेरिका में वताग्र जनन के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल नहीं होता। तो वताग्र क्या होता है पहले इसको समझेंगे। तो वताग्र का संबंध एक ढलुआ सतह से होता है जहां पर दो विपरीत स्वभाव की वायु राशियां, यानी कि एक ठंडी वायु राशि और एक गर्म वायु राशि अगर आपस में टकराती है तो इस तरीके का स्लोप बनता है। तो इसी ढाल को क्या बोला जाता है, वताग्र के नाम से जाना जाता है। यानी कि जब दो हवा राशियां आपस में टकराती हैं तो उस स्थिति को वताग्र बोला जाता है। जैसे ग्रेट लेक्स हो गया, कोलोराडो हो गया, कैनेडियन हो गया, सेरा नेवादा पर्वत का पश्चिमी क्षेत्र, तो ये आपका वताग्र जनन का प्रमुख क्षेत्र नहीं है। बाकी के सब क्षेत्रों में वताग्र जनन मिलेगा। इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन इज द सुपर इम्पोज्ड फ्रॉम फ्रंट फॉर्म्ड, तो कौन सी दशा आधिकारिक वताग्र निर्मित करती है, यानी कि वताग्र के निर्माण के लिए कौन सी कंडीशन जरूरी है। तो वताग्र में बता चुका था कि एक गर्म वायु राशि और जब ठंडी वायु राशि आपस में मिलती है तो उस ढलुआ स्लोप को क्या बोला जाता है, वताग्र के नाम से जाना जाता है। तो इस ढलुआ स्लोप को वताग्र के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपका 2025 में लेटेस्टली पूछा गया क्वेश्चन है।
तो जब उष्ण वताग्र शीत वताग्र एक दूसरे के समानांतर होते हैं, यानी कि एक उष्ण हो जाएगा एक शीतोष्ण हो जाएगा। जब सतह पर उष्ण हवा बनी रहती है, जब उष्ण वताग्र को शीत वताग्र द्वारा ओवरटेक कर लिया जाता है, जब शीत वताग्र को उष्ण वताग्र द्वारा पकड़कर ओवरटेक किया जाता है, तो जब उष्ण वताग्र शीत वताग्र को क्या कर देगा, ओवरटेक कर लेगा, तो उस समय क्या होता है, आपका पूरी तरीके से फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। द प्रेशर सिस्टम हैविंग हाई प्रेशर एट द सेंटर इज कॉल्ड। तो जब किसी केंद्र के अंदर सेंटर ऑफ लो प्रेशर बनता है और फिर हवाएं इस परिधि से केंद्र की ओर, यानी कि ये आपका सरकमफ्रेंस एरिया हो गया, तो जब हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं और केंद्र में लो प्रेशर बनता है और केंद्र की हवा, जो लो प्रेशर के केंद्र की हवा है वो भी ऊपर की ओर उठती है और हवाएं बाहर से केंद्र की ओर आने लगती है, तो ऐसी स्थिति को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। तो चक्रवात का संबंध किससे होता है, सेंटर ऑफ लो प्रेशर से, और प्रति चक्रवात का संबंध होता है सेंटर ऑफ हाई प्रेशर से। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बेटा, यहाँ पर फिर कुछ आपको मैच करने के लिए दिए गए, जैसे टाइफून, विली विली, टैफू। विली विली अभी हम पढ़ चुके थे कि विली विली का जो संबंध है ये ऑस्ट्रेलिया से है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है, यानी कि सी का ऑप्शन 1 होगा। तो सी का 1 आपका यहाँ दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया, कहीं नहीं दिया, केवल एक ही जगह दिया हुआ है, तो हमारा ए ही आंसर आ जाएगा। तो ए का हो जाएगा। अब आपका 3 तो चेक कर लेते, तो हमने पढ़ा था हरिकेन आपका अटलांटिक ओशियन से संबंधित है, जो यूएस में आएगा। अटलांटिक ओशियन में ये हरिकेन, टॉर्नेडो, ये सब आपको अटलांटिक ओशियन के आसपास मिल जाते हैं, तो ये यूएसए का तट होगा, तो ये सही है। बी का अगर 4 लगा रहे हैं तो टाइफून दिया हुआ है, तो टाइफून आपका चीन से संबंधित है। टैफू जो है ये आपका जापान से संबंधित है, तो आपका ए आंसर बिल्कुल सही यहाँ पर सेट बैठ रहा है, तो आपका जो सही आंसर होगा वो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इन एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। जब भी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात आती है तो इसको कहा जाता है शीतोष्ण चक्रवात। इसको क्या कहा जाता है, शीतोष्ण चक्रवात। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक्स्ट्रा की जगह आप पता नहीं एक्स्ट्रा ही याद रख लेना, अब इसका हिंदी पता नहीं क्या होता है, अति कटिबंधी चक्रवात कह सकते हैं। तो ठंडे वताग्र के सारे बनने वाले मेघ होते हैं, तो जब भी शीतोष्ण चक्रवात, देखो शीतोष्ण चक्रवात में अभी बता चुका हूं कि ये हमेशा वताग्र जब बनता है तो वताग्र जनन से क्या होता है, शीतोष्ण चक्रवात में ये वताग्र बनते हैं, तो इस समय जो क्लाउड बनता है वो आपका क्यूमुलस क्लाउड का निर्माण होता है, यानी कि कपासी बादलों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, चक्रवात तथा प्रति चक्रवात में पवनों की दिशा के प्रारूप के संदर्भ में असत्य कथन को छांटिए। देखो यहाँ पर जब भी हम चक्रवात या प्रति चक्रवात की बात करते हैं तो इनकी दिशाएं दोनों गोलार्धों में क्या होती हैं, अलग अलग तरीके से मिलती हैं। जैसे आप चक्रवात की बात करेंगे तो जब भी हम चक्रवात बनाएंगे तो चक्रवात का संबंध सेंटर ऑफ लो प्रेशर से होगा। ठीक है ना, यहां पर बना दे रहा हूं मैं और छोटा करके, तो चक्रवात का संबंध सेंटर ऑफ लो प्रेशर से होता है, जहां पर हवाएं परिधि से कहां आती हैं, केंद्र की ओर आती हैं। तो ये परिधि से जब केंद्र की ओर आएगी, चक्रवात में जब हवा परिधि से केंद्र की ओर आएगी, और ये तो हो गया कि ये परिधि के हाई प्रेशर, क्योंकि सरकमफ्रेंस में क्या बना होगा, हाई प्रेशर, तो सेंटर में क्या है, एक लो प्रेशर, तो परिधि के हाई प्रेशर से हवा केंद्र के निम्न वायु दाब की ओर आएगी, तो इसके ऊपर काम करता है कोरियोलिस बल। अगर मैं इसको दो भागों में डिवाइड कर दूं, तो ये हम डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर, ये आपका उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, और नीचे जो बनाएंगे वो आपका दक्षिणी गोलार्ध बनाएंगे हम। तो एक साथ मैं दोनों बता रहा हूं, यहाँ पर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे, तो उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की स्थिति क्या होगी उसके बारे में समझेंगे, और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझ में आ जाएगा। तो कुल मिला के चक्रवात का संबंध निम्न वायु दाब के केंद्र से होता है, जहां पर हवाएं परिधि से केंद्र की ओर आती हैं। लेकिन जब पृथ्वी का घूर्णन होता है तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होगा कि जो हवाएं हैं वो रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि उनमें विक्षेपक बल काम करता है, विक्षेपित होती हैं, यानी कि अपने डायरेक्शन से विचलित हो जाती है। उसको कहते हैं कोरियोलिस बल या फेरल का नियम। तो कोरियोलिस बल ये कहता है कि कोई भी वायु अपनी दिशा से उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी, यानी कि यहाँ पर जो चक्रवात बनेगा तो
तो ये इसका क्लॉक और एंटी क्लॉक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट निकालो, वो ज्यादा आसान लगेगा। जैसे यहाँ पर ये हवा जा रही है तो इसका ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, ये हवा जा रही तो इसका लेफ्ट और ये राइट, और इसका ये राइट और इधर लेफ्ट और इधर राइट और इधर लेफ्ट, तो ये सब इसके क्या बन जाएंगे, लेफ्ट और राइट का निर्माण होगा। तो ये हवा उत्तरी गोलार्ध में राइट हैंड से इंटर करेगी, यानी कि ये जो हवा आएगी ये परिधि में तो आएगी लेकिन इस पॉइंट से चलेगी और अपने इस तरीके से केंद्र में पहुंचेगी। ऐसे ये हवा इस पॉइंट से चलेगी और इस तरीके से केंद्र में पहुंचेगी, और ये हवा यहां से राइट हैंड से केंद्र में जाएगी, और ये हवा भी यहां से राइट हैंड से केंद्र में जाएगी। यानी कि जो चक्रवात हमारा यहाँ पर रोटेट कर रहा है वो इस तरीके से रोटेट करेगा। ये पंखे इधर घूम रहे हैं आपके, तो ये जो पंखे इस तरीके से घूम रहे हैं तो ये आपका इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की जो दिशा है वो किस तरीके से चलता है, तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात क्लॉक वाइज इंटर करेगा। मुझे लग रहा है कि मैंने गलत बना दिया है, ये लेफ्ट की हैंड है, ये राइट मैंने उल्टा कर दिया थोड़ा सा, इसलिए मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। इसकी हमने लेफ्ट राइट ही गड़बड़ कर दी। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, एक सिंपल बता दे रहा हूँ आपको, इससे भी सिंपल करके दिखा दे रहा हूँ। ये आप सेंटर ऑफ लो प्रेशर बना लें, इसमें आप इस तरीके से समझ लें, मैंने लेफ्ट राइट थोड़े से गड़बड़ कर लिए हैं। तो जैसे ये पवन है तो ये अगर इस दिशा में जा रहा है तो ये इसका लेफ्ट हैंड होगा और ये इसका राइट हैंड होगा। अगर ये जा रहा है तो ऊपर राइट हैंड होगा, इधर लेफ्ट हैंड, और अगर ये इधर आ रहा है तो इस तरफ इसका लेफ्ट हैंड होगा और इस तरफ इसका राइट हैंड होगा, और ये इधर जा रहा है तो ऊपर लेफ्ट हैंड होगा और इधर राइट हैंड होगा। इस तरीके से बनेगा इसका लेफ्ट और राइट। तो यहाँ पर जो है कोरियोलिस बल वो क्लॉक वाइज क्या करेगा, इंटर करेगा। तो क्लॉक वाइज जब इंटर करेगा तो यहां पर क्या होगा कि ये जो चक्रवात है ये इस पॉइंट से जाएगा तो राइट हैंड से ऐसे इंटर करेगा, तो ये यहां आ जाएगा, इधर से राइट हैंड से इंटर करेगा, फिर यहां से राइट हैंड से इंटर करेगा और फिर यहां से भी राइट हैंड से इंटर करेगा। तो अब आप देखेंगे कि चक्रवात का जो फोर्स है वो इस तरीके से लग रहा है। तो ये कोरियोलिस बल ने इसको क्या कर दिया, राइट हैंड में घुमाकर इसके एंगल को चेंज कर दिया। अब ये जो पंखा है ये आपका पूरे का पूरा जो क्लॉक है, ये पूरे का पूरा क्लॉक आपका इस तरीके से चलने लग गया। तो जब ये इस तरीके से चलेगा तो इसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, या आप इसको सिंपल कह सकते हैं कि ये लेफ्ट में चलेगा। किस तरीके से चलेगा, तो ये लेफ्ट में घूमना स्टार्ट करेगा, क्योंकि क्लॉकवाइज का फोर्स लगातार राइट हैंड पर। तो ड्यू टू क्लॉकवाइज सॉरी राइट हैंड फोर्स द डायरेक्शन ऑफ द साइक्लोन इज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। सेम आपका यहां पर होगा। तो इसमें क्या होगा कि अगर लेफ्ट राइट तो हम निकाल ही चुके थे, तो इस साइड लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट, ये राइट, और इधर लेफ्ट और ये राइट, और इधर आपका लेफ्ट और राइट। लेकिन ये दक्षिणी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल जो है वो राइट हैंड पर वर्क करता है, दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट हैंड पर वर्क करता है। तो अब ये जो हवा यहां से इंटर करेगी ये लेफ्ट हैंड से इंटर करेगी इस तरीके से। अब आप देखेंगे कि जो चक्रवात आपका घूम रहा है यहाँ पर, तो चक्रवात आपका इस दिशा में चल रहा है। तो चक्रवात इस दिशा में चल रहा है, तो यानी कि ये चक्रवात की जो दिशा हो चुकी है अब वो आपकी क्या हो चुकी है, क्लॉकवाइज हो चुकी है। तो आपको केवल इतना याद रखना होता है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो ये कहानी हो गई आपकी किसकी बेटा, चक्रवात की। और चक्रवात का उल्टा होता है कौन सा, प्रति चक्रवात। तो इसको मैं बनाऊंगा नहीं, सिर्फ उल्टा याद रख लेना कि ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला बेल्ट था और ये आपका यहाँ से सदर्न हेमिस्फीयर वाला बेल्ट बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे वहां पर सेंटर ऑफ लो प्रेशर, यहाँ पर सेंटर ऑफ हाई प्रेशर बन जाएगा, यहाँ पर भी सेंटर ऑफ हाई प्रेशर बन जाएगा। यहाँ पर हवा परिधि से किधर जाएगी, बाहर जाएगी, तो ये आपकी हवा यहाँ से बाहर की ओर जाएगी। तो जब बाहर की ओर जाएगी तो ये आप देखेंगे तो इसके लेफ्ट राइट आप बनाएंगे। तो इसके लेफ्ट राइट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका अगर इधर जा रहा है तो ये आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड होगा, इस तरफ लेफ्ट। अगर ये इधर जा रहा है तो इस साइड आपका राइट हैंड, इधर लेफ्ट हैंड, और ये इधर जाएगा तो यहाँ पर राइट और ये लेफ्ट। और अगर ऊपर जा रहा है तो इधर आपका राइट और इधर लेफ्ट। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किधर काम करता है, क्लॉकवाइज, यानी कि राइट हैंड पर काम करेगा। तो जब ये विंड यहाँ से जाएगी तो अब ये केंद्र से बाहर जा रही है,
वहां पर क्या हो रहा था, बाहर से केंद्र में जा रही थी, यहां से केंद्र से बाहर जाएगी, ये राइट हैंड से बाहर जाएगी, यानी कि ये इस दिशा से बाहर चली जाएगी, और यहां से इस दिशा से बाहर जाएगी, और ये इस दिशा से यहां से बाहर जाएगी, और ये इस दिशा से बाहर जाएगी। तो आप देखेंगे कि जो चक्रवात आपका घूमेगा वो केंद्र से बाहर की ओर जाएगा, लेकिन घूमने की जो दिशा है वो आपकी इस तरीके से, यानी कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो चक्रवात की दिशा एंटी क्लॉक होती है और प्रति चक्रवात की दिशा क्लॉकवाइज होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये मैं बना नहीं रहा हूं, केवल आप टाइम खराब होगा ज्यादा तो आप एंटी क्लॉक याद, बस इतना याद रख लो, चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूमता है, और प्रति चक्रवात इसका जस्ट अपोजिट होगा, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन पर आ जाए, अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है। तो उत्तरी गोलार्ध पूछ रहा है, चक्रवात पूछ रहा है कि दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो हम पढ़ चुके हैं कि चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है, तो ये कथन सही है, हमें ढूंढना है गलत कथन। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो क्लॉकवाइज विंड है वो आपकी क्लॉकवाइज होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है, तो ये सही है कि दक्षिणी गोलार्ध में कैसा चलता है, अगर उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉक चलता है तो दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात क्लॉकवाइज चलता है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। फिर दिया है उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात पवनों की दिशा के घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होता है, यानी कि क्लॉकवाइज होता है, तो ये मैं अभी दिखा चुका था कि एंटी क्लॉकवाइज। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंटी क्लॉकवाइज, ब्लो क्लॉकवाइज, तो ये याद रखना, ये डबल डबल दिया हुआ है। तो पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है, यानी कि क्लॉकवाइज होती है, तो ये आपको यहां से पकड़ लेना इसको। तो ये सारे स्टेटमेंट सही है, लेकिन बी स्टेटमेंट आपका क्या है, यहां पर गलत होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझिए, ये सब देखो लिखा हुआ, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉक है, दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज है, प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज है। किस वताग्र चरण में उष्ण हवा ऊपर की ओर उठती है तथा ठंडी होती है, संघनित होती है और फिर बरसती है। तो चक्रवात में क्या होगा कि जब ये एक हवा अगर उष्ण है और इधर से हवा कौन सी आ रही, मान लो कि ये शीतोष्ण है, यानी कि ठंडी हवा आ रही है, तो उष्ण हवा ऊपर की ओर उठती है, ठंडी हवा और ठंडी होती है, यानी कि ये हवा ऊपर की ओर उठेगी और ये हवा नीचे की ओर, जैसे जैसे ये ऊपर की ओर उठेगी वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, ठंडी होती जाएगी। तो जब उष्ण हवा ऊपर की ओर उठती है तो याद रखना कि दो तरीके के वतागर बनते हैं, एक बनता है उष्ण हवा। तो जब उष्ण हवा सक्रिय होकर ऊपर की ओर उठेगी तो उसको उष्ण हवा बोलेंगे, और जब ठंडी हवा गर्म हवा को तेजी से, यानी अगर ठंडी हवा एक्टिव होकर अपने आप ऊपर जा रही है तो वो उष्ण वतागर है, और अगर गर्म हवा सक्रिय होकर ठंडी हवा को ऊपर की ओर जबरदस्ती धकेल लिए तो वो आपका शीतोष्ण चक्रवात होता है। ये आपका हो जाएगा कौन सा, उष्ण वतागर का निर्माण होगा। अगला, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन इज नॉट करेक्ट, तो कौन सा ट्रॉपिकल साइक्लोन के समंदर में सही नहीं है। पहला दिया है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मूसलाधार बारिश करते हैं, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन ब्रिंग हैवी रेनफॉल, तो ये तो सही है कि चक्रवात वर्षा करते हैं, अभी भारत के अंदर वर्षा हो रही थी। उन्हें फिलीपींस में ताइफू के नाम से जाना जाता है, ये 8 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांशों में होते हैं, ये भी सही है। ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में नहीं पाए जाते, तो ये ज्यादातर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के अंदर ही मिलते हैं, तो ये भी सही है। तो इसमें जो गलत हो रहा है वो बी ऑप्शन हो रहा है, क्योंकि जो टाइफू नाम हमने दिया था वो शायद चीन वगैरह के अंदर मिलता है, तो ये फिलीपींस में नहीं मिलेगा, तो ये आपका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला, द फ्रंट थ्योरी वाज द प्रोपाउंडेड बाय, तो ये बर्कनीज के द्वारा ध्रुवीय वतागर का सिद्धांत किया गया, तो जो शीतोष्ण चक्रवात से संबंधित है। मध्य अक्षांश चक्रवात बनने के संबंध में निम्नलिखित पदों का सही क्रम पहचानिए, यानी कि जब भी चक्रवात बनेगा तो चक्रवात बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी जरूरी है। तो पहले होना चाहिए वायु दाबीय दाब का बल, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स मतलब होता है एक जगह हाई प्रेशर और एक जगह लो प्रेशर, इसको कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, यानी कि किसी उष्ण चक्रवात आ रहा है तो चक्रवात के लिए सेंटर में क्या होना चाहिए, लो प्रेशर,
और जो परिधि है चारों तरफ की, तो परिधि में क्या बनना चाहिए, हाई प्रेशर। तो जितना ज्यादा प्रेशर का डिफरेंस होगा, यानी कि जितना बड़ा लो प्रेशर बनेगा और साइडों में जितना बड़ा हाई प्रेशर बनेगा, विंड उतनी ज्यादा फास्टली मूव करेगी। तो विंड किस साइड मूव करती है, इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है। तो पहली कंडीशन सही है हमारी, ये चाहिए। तो पहला तो आपको क्या चाहिए, ए कंडीशन चाहिए। दूसरा हमें चाहिए होता है कोरियोलिस बल, क्योंकि कोरियोलिस बल के कारण इनमें क्या होगी, चक्रीय गति पैदा होगी। तो हम बता चुके थे कि जब ये इस डायरेक्शन में चलता है तो कोरियोलिस बल के कारण ये अपनी दिशा से लेफ्ट हैंड से मुड़ना स्टार्ट करता है, क्योंकि क्लॉकवाइज ये राइट हैंड पर काम करता है। तो राइट हैंड आपका इस तरफ आएगा, यहाँ पर जो राइट हैंड है वो आपका इस तरफ आएगा, यहाँ पर राइट हैंड इस तरफ और यहाँ पर राइट हैंड, तो ये इधर से इंटर करेगा ऐसे करके। तो जब ये इस तरीके से इंटर करेगा तो ये आप देखोगे तो चक्रवात की दिशा क्या हो गई, मुड़ गया। तो ये एंटी क्लॉक हो गया। तो ये कैसा हो गया, एंटी क्लॉक हो गया। कौन से हेमिस्फीयर में, नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। तो इसका मतलब दूसरे नंबर पर आपको कोरियोलिस बल की जरूरत पड़ती है, और उसके बाद सरफेस फ्रैक्शन होना बहुत जरूरी है। तो एबीसी डायरेक्टली 3 आंसर सही है, तो आपके डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। तो डी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अफेक्ट द ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो सबसे बड़ा इंपैक्ट है वो आपको इंडियन ओशियन के अंदर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इंडियन ओशियन के अंदर आपको बेटा क्या मिलेंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो बंगाल की खाड़ी में भी बनते हैं और अरब सागर के अंदर भी बनते हैं। तो यहाँ पर कुछ साइक्लोन अरब सागर के अंदर बनेंगे और कुछ साइक्लोन बंगाल की खाड़ी के अंदर बनेंगे। और चक्रवात की और ये किन हवाओं के प्रभाव में होती है, ये व्यापारिक के प्रभाव में होंगे। किन हवाओं के प्रभाव में, व्यापारिक के हवाओं में। इसलिए चक्रवात है ये पूरब से पश्चिम दिशा में चलेगा। अब इसलिए भारत में क्या होता है कि जब भी बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनता है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर ज्यादा पड़ता है, अरब सागर में बनने वाले चक्रवात का इंडिया पर इम्पैक्ट कम पड़ता है। लेकिन अब इंडिया तो इससे इफेक्टेड होगा ही होगा, लेकिन इस चक्रवात का कई बार, अगर ये चक्रवात थोड़ा सा ऊपर बनता है यहाँ पर, तो इस चक्रवात का इम्पैक्ट आपका गुजरात स्टेट के अंदर, ऊपर राजस्थान, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र स्टेट के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो अरब सागर के चक्रवात का ज्यादातर इम्पैक्ट आपको इस स्टेट के अंदर मिलेगा, वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट वाले बेल्ट में। बाकी कहीं पर भी चक्रवात का इम्पैक्ट नहीं मिलेगा, जबकि बंगाल की खाड़ी का चक्रवात पूरे हमारे पूर्वी तटीय राज्यों को प्रभावित करता है। तो इसका मतलब है तो इंडिया में यहाँ पर पड़ेगा ही पड़ेगा प्रभाव। तो इंडिया तो आपका दोनों से कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। और इसी अरब सागर के चक्रवात का जो इम्पैक्ट है, यहीं पर हमारा पड़ोसी जानी दुश्मन, तो इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर भी पड़ता है। क्लियर। और जो मालदीव है आपको जो मिलेगा, तो यहां पर आपको छोटा सा द्वीप मिल जाएगा मालदीव, तो ये भी चक्रवात की चपेट में आएगा। म्यांमार है वो आपको इस साइड मिल जाता है। क्लियर। तो म्यांमार पर भी ये जो बे ऑफ बंगाल के चक्रवात हैं, इनके इंपैक्ट देखने को मिल जाते हैं। यानी कि इंडियन ओशियन से लगे हुए जो देश हैं उन सारे देशों में इस चक्रवात का इंपैक्ट पड़ता है। अफगानिस्तान पर इसका इंपैक्ट सबसे कम पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान आपका और ऊपर है, तो यहां पर इंपैक्ट सबसे कम मिलेगा। अगला है, ड्यूरिंग द विंटर सीजन साइक्लोन डिस्टरबेंस इंटर द नदर्न प्लेन्स फ्रॉम विच डायरेक्शन। तो साइक्लोनिक डिस्टरबेंस का मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं हम पश्चिमी विक्षोभ। क्या बोला जाता है, पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसको वेस्टर्लीज डिस्टरबेंस के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ का संबंध किससे होता है, तो पश्चिमी विक्षोभ का संबंध उष्ण चक्रवात से होता है। और उष्ण चक्रवात हम बता चुके थे कि जो उष्ण चक्रवात होते हैं ये पछुआ पवनों के प्रभाव में आते हैं। किसके प्रभाव में, पछुआ प्रभाव में आते हैं। इस कारण से इनकी जो दिशा है वो आपकी पश्चिम से किधर होती है, पूरब की ओर। तो ये पश्चिम से पूरब की ओर होती है। और इस शीतोष्ण चक्रवात की जो उत्पत्ति होती है वो भूमध्य सागर के अंदर होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति शीतोष्ण चक्रवात के रूप में भूमध्य सागर में होती है। यहाँ पर मान लो ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पर आपका इंडिया है। तो इस जगह से जो चक्रवात चलेगा बनकर, यहाँ पर चक्रवात बनेगा पूरे का पूरा। अब ये चक्रवात इस तरीके से आपका चलेगा, तो ये चक्रवात किधर जा रहा है, पश्चिम से पूर्व दिशा में। और इसका इम्पैक्ट जो है वो नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पड़ेगा।
तो इसका जो इम्पैक्ट है वो उत्तर भारत में या उत्तर पूर्वी भारत पश्चिमी भारत के अंदर पड़ेगा। तो ऑप्शन देखते हैं, पूरब एवं उत्तर पूरब में तो इम्पैक्ट पड़ेंगे नहीं, तो यहाँ पर भी पूरब दिया है, तो ये आपका पश्चिम या उत्तर पश्चिम लिख सकते हो। या तो इसका इम्पैक्ट भारत के पश्चिमी भागों में पड़ेगा या फिर इसका इम्पैक्ट भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पड़ेगा। तो ये शीतोष्ण चक्रवात होता है जिसकी उत्पत्ति, तो भारत में पूछा जाएगा पश्चिमी विक्षोभ क्या है, तो हम कहेंगे पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति भूमध्य सागर में एक शीतोष्ण चक्रवात के रूप में होती है, जो पछुआ पवनों या जेट स्ट्रीम के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलता है और इसका इम्पैक्ट उत्तर भारत या पश्चिमी भारत के राज्यों में पड़ता है और यहाँ पर छोटी मोटी इनसे बरसात हो जाती है। अगला है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन। तो टेम्परेट साइक्लोन का मतलब हो गया शीतोष्ण चक्रवात, ठीक है, जो आपके लगभग 50-60 डिग्री के लेटीट्यूड पर बनते हैं उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी में। तो ये एक लंबी अवधि तक मूसलाधार वर्षा करते हैं। कौन सा कथन लक्षण नहीं है, तो कमोबेश विस्तृत समदाब होता है, तो ये सही हो सकता है। फॉग एंड पुअर विजिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। अनसेटल वेदर हो जाता है, लेकिन ये मूसलाधार वर्षा नहीं करते हैं। तो ये वर्षा करते हैं लेकिन बहुत लंबी मूसलाधार वर्षा इनसे नहीं होती है, तो वर्षा के लिए आपका उष्ण चक्रवात ज्यादा इफेक्टिव होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे उसका आंसर देंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन इज नॉट करेक्ट। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात व्यापारिक पवनाओं के प्रभाव के कारण पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ जाते हैं, तो ये सही है कि ये व्यापारिक हवाओं के प्रभाव के कारण किधर चलता है, तो ये पूर्व से पश्चिम दिशा में चलता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के विनाशकारी खतरे नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ही गलत लग रहा है क्योंकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात एक आपदा का रूप धारण कर लेता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ITCZ के निकट पैदा होता है, तो ये सही है कि ITCZ का जो संबंध है वो आपका विषुवत रेखीय क्षेत्र से होता है और यहीं पर आपके ये चक्रवात डेवलप होते हैं, तो ये भी सही है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भूमि क्षेत्र से गुजरने पर कमजोर पड़ जाते हैं, तो सागरी क्षेत्रों में ये साइक्लोन ज्यादा एक्टिव होता है, लैंड पर ये साइक्लोन क्या होता है, कम एक्टिव होता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आपका जो गलत स्टेटमेंट था वो कौन सा था, तो ये कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का प्रभाव कम होता है, तो ये बहुत ज्यादा विनाशकारी प्रभाव आपके डालते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ द ईयर मैक्सिमम ट्रॉपिकल साइक्लोन occur। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कब आएंगे, जब आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर आपका सबसे ज्यादा 1 जून से नवंबर तक सबसे ज्यादा होता है, तो ये आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सही है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के अनेक रूप होते हैं जो आकार, रूप, वेग, मौसम स्थिति के हिसाब से अलग अलग होते हैं, तो ये सही है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अपेक्षाकृत अधिक ताकतवर होते हैं तथा महासागरों के ऊपर अत्यंत तेज वेग से गुजरते हैं, तो ये भी सही है। क्या पूछ रहा है, कौन से सही है, तो पहला दूसरा तो सही हो रहा है। चक्रवात के केंद्र में अत्यधिक उच्च दाब होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो चक्रवात का संबंध हमेशा किससे होता है, सेंटर ऑफ लो प्रेशर से होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, तो सी आपका गलत है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का कार्य विभिन्न भागों में एक सदृश होता है, तो इसके बारे में अभी क्लियर नहीं, लेकिन सी को पहले हटाओ, ये कंफ्यूज करेगा, तो सी हमने हटा दिया और ए और बी को रख लो, जिसमें ए और बी दिया है, इसमें केवल ए दिया तो ये भी हट गया। अब आता है ए बी डी या फिर ए और बी। तो डी की अगर हम बात करेंगे तो चक्रवात का प्रभाव कभी भी एक समान नहीं होता, अलग अलग क्षेत्रों पर इसके अलग अलग इंपैक्ट पड़ते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तो सही हो जाएंगे केवल ए और बी, तो सी और डी स्टेटमेंट यहाँ पर आपके क्या है, गलत स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तीसरा सॉरी पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो आर assertion and the reason read the selection। तो नीचे दिए गए कुछ अभिकथन और कथन है, तो उसके बारे में बताना है। पहला अभिकथन दिया हुआ है, assertion दिया हुआ है, मध्य अक्षांश चक्रवात दोनों गोलार्धों में मध्य अक्षांश के पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली निम्न दाब समूह है। तो मध्य अक्षांश की मतलब आ रहा है कि ये मिड लैटिट्यूड की बात हो रही है, तो मिड लैटिट्यूड पर जो आते हैं वो शीतोष्ण चक्रवात आते हैं। कौन सा चक्रवात आता है, शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण होता है, दोनों गोलार्धों में होता है, ये भी सही है। मध्य अक्षांश के
पूरब से पश्चिम की ओर चलने वाला निम्न वायुदाब है, ये भी सही है। लेकिन ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्योंकि शीतोष्ण चक्रवात पर पछुआ का प्रभाव पड़ता है। शीतोष्ण चक्रवात किसके प्रभाव में आते हैं, हम पढ़ते हैं कि ये पछुआ प्रभाव में आते हैं। इन पर पछुआ प्रभाव पड़ेगा और पछुआ पवन जो है ये आपकी चलती है पश्चिम से पूरब की ओर। तो चक्रवात भी किधर चलेगा, पश्चिम से पूरब। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो पहला कथन तो आपका पहले ही गलत हो गया। अधिकांश मध्य अक्षांश चक्रवात का एक शीत अयनांत और एक उष्ण अयनांत होता है। अयनांत की जगह आप याद रखना वाताग्र, अयनांत की जगह आप याद रखना, अंग्रेजी पढ़ लिया करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, वाताग्र। तो एक कोल्ड फ्रंट बनता और एक तरफ वार्म फ्रंट बनता। तो ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि ए कथन गलत है। तो ए कथन गलत है, परंतु बी कथन जो है आर वो है आपका बिल्कुल सही है। विली विली क्या है, तो ये एक ऑस्ट्रेलिया में बनने वाला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। अगला है व्हाट इज द टॉर्नेडो इज कॉल्ड, तो टॉर्नेडो को यूएस में ट्विस्टर के नाम से भी जाना जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग डू नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आई ऑफ साइक्लोन, तो साइक्लोन जब भी बनता है तो साइक्लोन का जो केंद्रीय भाग होता है, साइक्लोन का जो केंद्र भाग होता है उसको साइक्लोन की आई के नाम से यानी कि चक्रवात की आंख के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर बारिश में कमी आती है, तो चक्रवात की आंख में हमेशा याद रखना, तो चक्रवात की जो दीवार होती है ये आपका रेन बेयरिंग सिस्टम बनाती है, यानी कि वर्षा वाला सिस्टम बनाती है। चक्रवात की आंख में वर्षा नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर हवाएं नीचे से ऊपर उठती हैं। तो नीचे से ऊपर उठने के कारण यहाँ पर हवाओं का कन्वर्जेंस होता है और एक डोलड्रम टाइप की कंडीशन बनती है, इसलिए चक्रवात की आंख में कभी भी बरसात नहीं होती या कम होती है। आमतौर पर सूखा क्षेत्र होता है। विंड यहाँ पर क्या होती है, क्षीण होती है, अत्यधिक नमी होती है। तो ये आपका सही है। तो ए आंसर, यानी कि ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ये गलत है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एट विच लैटिट्यूड डू टेम्परेट साइक्लोन ओरिजिनेटेड, शीतोष्ण चक्रवात कहाँ पैदा होते हैं, तो मिड लैटिट्यूड के अंदर पैदा होते हैं। तो ये आपके 35 से 65 या 60 से 75, ये वाला लगा सकते हो 60 डिग्री, यानी कि ये उपध्रुवी क्षेत्र में पैदा होते हैं। तो उपध्रुवी जो लो प्रेशर बेल्ट है वहां पर शीतोष्ण चक्रवात बनते हैं, जो एक डायनेमिक बेल्ट है, यानी कि एक यांत्रिक प्रक्रिया से बनने वाला बेल्ट है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर आ रहा है आपका 60 65, इसमें थोड़ा सा, एक मिनट देखते हैं इसको जरा। ये 0 डिग्री 60 डिग्री तो आएगा, 60 से ऊपर आप इसको ऐसा कर लो, इसमें जो आप आंसर कर लो ये 35 और 60 वाला कर लो, ये ज्यादा सही है। इसकी बजाय आप आंसर 35 और 60 कर लेंगे, बाकी का चीज वही है, ये आपका बेल्ट बनेगा, क्योंकि ये 60 डिग्री इसमें कॉमन क्षेत्र आ रहा है, तो 35 से 60 का ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 60 से कम नहीं जा रहा है, 75 ज्यादा ऊपर चला जाता है। तो ये 60 के अबव आप याद रख लो, तो ए आंसर आप ज्यादा बेस्ट मान लेना। ठीक है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा, ये दिया हुआ देखो, ये 35 से 60 वाला, तो 35 से 60 वाला ज्यादा सही है। बाकी अपन पढ़ी चुके। चक्रवात चेतावनी प्रणाली में ऑरेंज का मतलब क्या होता है, तो ऑरेंज यानी कि ये देता है बी प्रिपेयर्ड, यानी कि एक तैयार रहने का संकेत देता है, यानी कि एक डिजास्टर आने का संकेत देता है। जैसे ग्रीन कलर होता है, तो हरा कलर किसका होता है, कोई चेतावनी नहीं है। पीला कलर देता है कि आने वाले 1-2 दिनों के अंदर आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऑरेंज कलर देता है कि ये 12 घंटे पहले आपके पास, 24 घंटे के अंदर आपके पास क्या चक्रवात पहुंचा जाता है, यानी कि आप तैयार रहेंगे। और लाल जो होता है ये 12 घंटे पहले केवल आपको सूचना देता है, जिससे आपको चक्रवात से बचना मुश्किल हो जाता है। तो ये आपके थे चक्रवात और प्रति चक्रवात से संबंधित क्वेश्चन। तो छोटा सा टॉपिक था, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी था, चक्रवात और प्रति चक्रवात। और साथ में हमने इसको वाताग्र को भी थोड़ा सा समझा है, ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं थे वाताग्र से, लेकिन चक्रवात प्रति चक्रवात से जो पॉसिबिलिटीज हो सकती थी वो चीजें हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। तो ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। इसके बाद आपके 2 टॉपिक और इस जलवायु विज्ञान के बचे हुए हैं, जिसके अंदर एक टॉपिक आपका आएगा, उसमें हम आर्द्रता और जो वर्षण है, प्रेसिपिटेशन है, उसको पढ़ेंगे। और एक आपका जो जलवायु प्रदेश है, कोपेन और थार्नवाइट का जो वर्गीकरण पढ़ते हैं, उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो 2 क्लासों के अंदर आपका ये पूरी की पूरी यूनिट
कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आज यहीं समाप्त करेंगे इस क्लास को, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।